गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं ममता शर्मा आदर्श बाल निकेतन उच्च माध्यमिक विद्यालय में हिंदी अध्यापिका आप सभी बच्चों का हिंदी ऑनलाइन क्लास में हार्दिक स्वागत करती हूँ। बेटा, इलेक्ट्रिसिटी प्रॉब्लम के कारण अपनी क्लास है वो थोड़ी लेट शुरू हो रही है। कोई बात नहीं, अब हम अपनी क्लास में अब जो अपनी जो पाठ्य पुस्तक है क्षितिज, उसकी जो अपनी पुस्तिका है के अध्ययन करेंगे जिसका नाम है चार्ट पंचम की नाक। एक बार माइक बंद करिए, किसका शुरू है ये? माइक बंद कर लीजिए। नवीन सैनी। तो जिसमें हम आज पाठ 2 का अध्ययन करेंगे जिसका नाम है जॉर्ज पंचम की नाक और जिसके लेखक हैं कमलेश्वर। इसके आज हम फर्स्ट भाग को पढ़ते हैं। मेरी आवाज सुनाई दे रही ना शुभम शर्मा? शुभम, हेलो शुभम, मेरी आवाज सुनाई दे रही है? दीपक? यस मैम। हाँ, तो सभी अपनी सेकंड जो चैप्टर है जॉर्ज पंचम की नाक वो निकाल लीजिए। इसमें पेज नंबर पे अपन पहले इसके बारे में पढ़ लेते हैं कि जॉर्ज पंचम की नाक जो अपना जो चैप्टर है इसमें इस पाठ के लेखक का क्या उद्देश्य है। इस पाठ में लेखक का उद्देश्य यह है कि जो यह जो लेखक है वो जो अपने जो स्वतंत्र भारत के शासकों की और जो प्रशासक है उनके स्वाभिमान शून्य आचरण पर तीखा व्यक्त किया गया है कि जब भारत देश गुलाम था उस समय वह जैसे ब्रिटिश सरकार है जो उनके जो विदेशी शासक थे उनका जैसे कहना मानते थे, उनकी जैसी वो कहते थे वैसा करते थे। तो वैसे ही जब भारत देश है आज़ाद हो गया और रानी एलिजाबेथ है जब वो इंडिया आने वाली थी तो उनके स्वागत सत्कार के लिए उन्होंने भारत जो शासक देश थे उन्होंने अपने आत्मसम्मान को भी दाव पर लगा दिया। तो लेखक ये कहना चाह रहे हैं कि जब भारत देश है वो आज़ाद हो गया था उसके बाद में भी वहाँ के शासकों ने अपने पद की गरिमा और आत्म सम्मान को बनाए नहीं रखा। रानी एलिजाबेथ आने वाली थी तब दिल्ली में बहुत भयंकर तैयारियां होने लगी। सारे सड़कें हैं टूटी फूटी उनको ठीक करवा दिया गया, दिल्ली को पूरी तरह सजा गया। फिर पता चलता है कि जॉर्ज पंचम की जो मूर्ति लगी हुई है उसमें नाक नहीं है, तो उसमें नाक लगवाने के खातिर वो लोग क्या करते हैं मूर्ति के जो घटिया सुझाव को भी मान लेते हैं। तो लेखक ने यही बताया है कि जो हमारा जो सरकारी तंत्र है वो कितना अभी भी मानसिक गुलाम हो रहा है। हमें इस मानसिकता से छुटकारा पाना पड़ेगा। और लेखक ने दूसरे लेखक ने सरकारी तंत्र का भी जो है कार्य करने का ढंग का मजाक उड़ाया है। अधिकारी वर्ग क्या करते हैं, सफलता का श्रेय तो अपने आप ले लेते हैं, यानी खुद ले लेते हैं। और यदि कोई काम है वो जो किसी समस्या का हल करना है और उसकी जिम्मेदारी है वो जो अपने अधीनस्थ कर्मचारी होते हैं उस पर डाल देते हैं। यानी कोई भी सफलता मिली वो तो अधिकारी की, और कोई काम करने की समस्या आ रही है वो उनके जो अधीन काम कर रहे हैं उनके जो नीचे जो कर्मचारी है उन पर डाल दिया जाता है। सरकारी दफ्तरों की जो फाइल संस्कृति है इस पर भी लेखक ने कटाक्ष किया है। लेखक का उद्देश्य है कि भारतीय जो शासक है और प्रशासक है उनकी विवेकहीनता तथा आत्म शून्यता है उनकी जो उन पर प्रहार करना है। तो इस पे ही लेखक ने कमलेश्वर ने जॉर्ज पंचम की नाक है वो लिखी है। अब देखिए, हमारे समाज में नाक है वो इज्जत का प्रतीक मानी जाती है। हमारी समाज में नाक होती है वो इज्जत का प्रतीक कैसे मानी जाती है? ऐसे कहते हैं ना कि भाई उसकी तो नाक बहुत बड़ी है या उसकी तो नाक ऊंची है। नाक ऊंची से मतलब इज्जत से है कि नाक को बचाए रखना यानी अपनी इज्जत को बचाए रखना। तो हमारे समाज में क्या है, नाक है वो इज्जत का प्रतीक है। इतना ही नहीं, नाक से जुड़े अनेक मुहावरे भी हिंदी में प्रचलित हैं। कि इतना ही नहीं, नाक से जुड़े जो अनेक मुहावरे हैं वो भी हिंदी में प्रचलित हैं, जिसमें नाक कटना और नाक काटना प्रमुख है। जिसमें नाक कटना यानी इज्जत
चली जाए तब ऐसे कहते हैं उसकी तो नाक कट गई। तो इसे कहते हैं कि नाक कटना और नाक काटना उसमें प्रमुख है। उसी मुहावरे के अर्थ का विस्तार करते हुए इस व्यंग्यात्मक उपयोग किया गया। इसी मुहावरे का, जो ये मुहावरा है नाक कटना, इसी के अर्थ का विस्तार करते हुए व्यंग्यात्मक उपयोग किया गया, यानी इस पर कटाक्ष किया गया है। कमलेश्वर ने जॉर्ज पंचम की नाक कहानी में सारा व्यंग नाक शब्द पर केंद्रित करते हुए लेखक ने अंग्रेजी हुकूमत से आज़ादी मिलने के बाद भी सत्ता से जुड़े विभिन्न प्रकार के लोगों की औपनिवेशिक दौर की मानसिकता और विदेशी आकर्षण पर गहरी चोट की है। तो कमलेश्वर है, उन्होंने क्या किया है, केवल नाक उनकी जो ये जो कहानी है इस जॉर्ज पंचम की नाक, इस कहानी में उन्होंने सारा जो व्यंग किया है वो सारा इस नाक शब्द पर ही केंद्रित किया है। इसमें लेखक ने विदेश अंग्रेजी हुकूमत से, कि हमारा देश जब भारत गुलाम था, अंग्रेजी की हुकूमत के अधीन था, तो उसके उस जो पहले जैसे वो रूल चला रहे थे और जैसे हम भारतीय गुलाम थे, वैसे ही आज़ादी मिलने के बाद भी जो सत्ता से जुड़े विभिन्न प्रकार के जो लोगों थी, उनकी औपनिवेशिक दौर की मानसिकता और विदेशी आकर्षण पर गहरी चोट की है। यानी जिस समय हमारा भारत देश गुलाम था और ब्रिटिश शासक जैसा चाहते थे वैसा होता था, वैसे ही जो औपनिवेशिक दौर है वो गुजर गया। उसमें गुजर जाने के बाद भी जो हमारी जो मानसिकता है उसमें कोई बदलाव नहीं आया, और हम जो विदेशी आकर्षण यानी विदेशी की जो सभ्यता है, संस्कृति और रहन सहन है, इनको अपनाते जा रहे हैं। उस पर लेखक ने गहरी चोट की है। अपने कथ्य में सफल ये कहानी पत्रकारिता की सार्थकता को तो रेखांकित करती ही है, साथ ही व्यावसायिक पत्रिका के विरुद्ध भी खड़ी दिखाई देती है। कथाकार के साथ साथ कमलेश्वर का सफल पत्रकार के रूप में भी यहाँ देखा जाता है कि वो एक सफल पत्रकार थे। अब हम जो अपना चैप्टर है जॉर्ज पंचम की नाक, इसको पढ़ते हैं। आप सभी बुक निकाल लीजिए, ये कहानी निकाल लीजिए, जॉर्ज पंचम की नाक, कमलेश्वर, पेज नंबर 10 पे। पहले तो हमने इसके बारे में पढ़ा कि इसमें क्या बताया गया है। अब देखिए आगे, जॉर्ज पंचम की नाक। यह बात उस समय की है जब इंग्लैंड की रानी एलिजाबेथ द्वितीय में अपने पति के हिंदुस्तान पति के साथ हिंदुस्तान पधारने वाली थी। अखबारों में उनकी चर्चा हो रही थी। रोज लंदन के अखबारों से खबरें आ रही थी कि शाही दौरे के लिए कैसी कैसी तैयारियां हो रही है। रानी एलिजाबेथ का दर्जी परेशान था कि हिंदुस्तान, पाकिस्तान और नेपाल के दौरे पर रानी कब क्या पहनेगी। उनका सेक्रेटरी और शायद जासूस भी उनके पहले ही इस महाद्वीप का तूफानी दौरा करने वाला था। आखिर कोई मजाक तो था नहीं। जमाना चूंकि नया था, मौज फाटे के साथ निकलने के दिन बीत चुके थे, इसलिए फोटोग्राफर की फौज तैयार हो रही थी। ये इसमें बता रहे हैं कि यह बात उस समय की है जब इंग्लैंड की जो महारानी है एलिजाबेथ द्वितीय, वो अपने पति के साथ भारत के दौरे पर आ रही थी। आज भी आप देखते हो कि हमारे जो हिंदुस्तान के जो प्रधानमंत्री हैं, हमारे भारत के जो प्रधानमंत्री हैं, वो विदेश जाते हैं, कभी अमेरिका, कभी पाकिस्तान, कभी चीन, कभी जापान, इस तरीके से जाते रहते हैं। तो ये जो शासकों का दौर होता है वो आपसी संबंध सुधारने के लिए होता है। लेकिन जिस समय रानी एलिजाबेथ ने भारत का दौरा किया था, उस समय भारत को आज़ादी मिली हुए थोड़े से दिन हुए थे और लोग उसी मानसिकता के शिकार थे। जैसे उनका मानसिक जो था, उनकी जो मानसिकता थी वो ऐसी बनी हुई थी जैसे भारत अभी भी गुलाम हो, जबकि भारत है वो आज़ाद हो चुका था। तो ये कहानी उस समय की है जब इंग्लैंड की जो महारानी थी वो अपने जो पति के साथ में हिंदुस्तान आ रही थी, तो अखबारों में उसकी चर्चा हो रही थी। यानी उनके यहाँ पर भारत का दौरा होने वाला था, यहाँ पर वो आने वाली थी, तो उसकी अखबारों में कई दिनों से चर्चा हो रही थी। रोज लंदन के अखबारों में खबरें आ रही थी। रोज लंदन की जो अखबार है वहाँ से रोज खबरें आ रही थी कि रानी एलिजाबेथ है वो भारत का दौरा करने के लिए जा रही है।
शाही दौरे के लिए किसे किसी तैयारियां हो रही है कि जब एक देश की जो महारानी है दूसरे देश में आ रही है, तो उसके लिए युद्ध स्तर पे तैयारियां शुरू हो रही थी कि रानी एलिजाबेथ आएगी तो यहाँ पर कैसे कपड़े पहनेगी, पाकिस्तान जाएगी तो कैसे कपड़े पहनेगी, क्या खाएगी, किस होटल में रह रुकेगी। यानी जब भी कोई बड़े आदमी हैं जो राजनीतिक से जुड़े हुए हैं, उनके जो दौरे होते हैं तो उनकी सुरक्षा का, उनके खाने पीने का और उनके किसके साथ मिलेंगे, उन क्या पहनेंगे, ये सारी बातें पहले ही तय हो जाती है। तो वैसे ही जब रानी एलिजाबेथ आने वाली थी तो उसके जो अखबारों में चर्चा हो रही थी, और रानी एलिजाबेथ का जो दर्जी था वो परेशान था। वो कैसे था कि हिंदुस्तान, पाकिस्तान और नेपाल के दौरे पर रानी कब क्या पहनेगी, कि जब रानी है हिंदुस्तान आएगी, पाकिस्तान आएगी और नेपाल जाएगी, तब क्या पहनेगी, यानी भारत में पहनने वाले कपड़े कैसे होंगे उसके, रानी एलिजाबेथ के नेपाल में पहनने वाले कैसे होंगे, और हिंदुस्तान में जो पाकिस्तान में पहनने वाले कैसे होंगे। उनका सेक्रेटरी और शायद जासूस भी उनके पहले इस महाद्वीप का तूफानी दौरा करने वाला था। उनका जो सेक्रेटरी था वो यहाँ का पहले ही तूफानी दौरा करने का था। वो क्यों था? क्योंकि जो सेक्रेटरी होते वो पहले जाकर वहाँ का, जैसे भारत आने वाले हैं वो, तो भारत आके यहाँ का मौसम कैसा है, यहाँ का रहन सहन क्या है, यहाँ का खान पान क्या है, वो सारी चीज़ें जान कर जाते हैं कि रानी क्या तो वहाँ उस मौसम में क्या पहनेगी, क्या खाएगी, किस तरीके से रहेगी, कहाँ रुकेगी। ये सारी बातें जो होता है, उनका जो पर्सनल सेक्रेटरी होता है वो सारी जान लेता है। उनका पर्सनल दर्जी भी होता है, सेक्रेटरी भी होता है, कुक भी होता है। वो सारी इन बातों का तूफानी जान लेने के लिए उत्सुक था, इसलिए रानी के आने से पहले वो भारत का जो दौरा करने वाला था उनका सेक्रेटरी। और आखिर कोई मजाक तो था नहीं, शायद चूंकि नया था, फौज फाटे के साथ निकलने के दिन बीत चुके थे, इसीलिए फोटोग्राफर की फौज तैयार हो रही थी। फोटोग्राफर की भी फौज तैयार हो रही थी, क्यों हो रही थी? कि रानी एलिजाबेथ है, वो भारत का दौरा करने वाली थी, वो कब पहुंचेगी, कैसे पहुंचेगी, कि क्या क्या करेगी, उसकी सारी जो फोटो है वो खींची जाएगी, तो इसलिए फोटोग्राफर को भी तैयार कर लिया गया। इंग्लैंड के अखबारों की कतरने हिंदुस्तानी अखबारों में दूसरे दिन चिपकी नजर आती थी कि रानी ने एक ऐसे हल्के नीले रंग का सूट बनाया है जिसका रेशमी कपड़ा हिंदुस्तान से मंगाया गया है, कि करीब 400 पाउंड खर्चा उस सूट पर आया है। इंग्लैंड की अखबारों की जो कतरने हैं वो हिंदुस्तानी अखबारों में दूसरे दिन चिपकी नजर आती है, यानी वहाँ पर जो न्यूज़पेपर में जो समाचार आते थे उसका जो उसकी जो कतरने से मतलब है वो न्यूज़ है वो भारत हिंदुस्तान में भी छाप दी जाती थी। और उसके लिए उसमें क्या होता था कि रानी ने कैसे हल्के नीले रंग का सूट बनाया है जिसका रेशमी कपड़ा हिंदुस्तान से मंगाया गया है, यानी रानी ने भारत आने के लिए एक नीले रंग का सूट बनाया जिसका जो कपड़ा है वो भारत से मंगाया गया है। और करीब 400 पाउंड खर्चा उस सूट पर आया है। कितने पाउंड खर्चा आया? 400 पाउंड खर्चा आया है। रानी एलिजाबेथ की जन्मपत्री भी छपी, प्रिंस फिलिप के कारनामे छपे, और तो और उनके नौकरों, बावर्चियों, खानसामों, अंगरक्षकों की पूरी जीवनियां देखने में आई। शाही महल में रहने और पलने वाले कुत्तों तक की तस्वीर अखबार में छप गई। रानी एलिजाबेथ आई तो उनकी जो रानी एलिजाबेथ की जन्मपत्री भी छपी। जन्मपत्री किसे कहते हैं हम? जो हमारे जीवन का जिसमें लेखा जोखा रहता है उसे हम जन्मपत्री कहते हैं। जो हमारे जन्म पर हमारे जो गार्जियन है वो बनाते हैं, तो उसमें भविष्य की बात एक पंडित द्वारा छपी होती है कि हमारे भविष्य में क्या होने वाला है, क्या नहीं होने वाला है। तो वैसे ही लेखक ने यहाँ पर व्यंग करते हुए कहा है कि रानी एलिजाबेथ की जन्मपत्री है वो भी छपी थी, कि प्रिंस फिलिप के कारनामे भी छपे, और तो और उनके जो नौकर थे, उनके जो बावर्ची खाने थे, उन जो खानसामा थे और उनके जो अंगरक्षक थे, उनकी पूरी पूरी जीवनियां देखने को आई। कि जो उनको जो खाना पकाने वाले, उनके जो अंगरक्षक यानी उनकी जो रक्षा करने वाले थे, वो उनकी पूरी जो जीवनियां देखने में आई, यानी वो कैसे हैं, कैसे खाना पकाते हैं, कैसे उनकी सुरक्षा करते हैं, कैसे उनके नौकर हैं इस तरह के, और कैसे वो शाही महल में रहते हैं, और उनका दिनचर्या क्या होती है, इस तरह की सारी बातें हैं वो अखबारों में छपी।
और यहाँ तक कि उनके जो शाही महल में रहने वाले कुत्तों की जो तस्वीर है वो भी अखबार में छप गई थी। ये किस बात की प्रतीक थी कि ये हमारी जो विदेशी मानसिकता की विदेशी जो गुलामी थी मानसिकता वाली, उसका ये प्रतीक थी। बड़ी धूम थी, बड़ा शोर शराबा था, शंख इंग्लैंड में बज रहा था, गूंज हिंदुस्तान में आ रही थी। बड़ी धूम मची हुई थी कि रानी एलिजाबेथ है वो हिंदुस्तान के दौरे पर आ रही है। तो शंख इंग्लैंड में बज रहे थे, यानी वहां पर उनकी तैयारियां हो रही थी, लेकिन गूंज हिंदुस्तान में आ रही थी। लेकिन हर बात है वो हिंदुस्तान में आ रही थी, तैयारियां भारत में भी हो रही थी, वहां पर भी हो रही थी, लेकिन एक एक खबर है वो भारत में भी आ रही है कि हिंदुस्तान आने के लिए रानी एलिजाबेथ है, ये तैयारी कर रही है, ये सूट पहनेगी, ये खाएगी, इस तरह की जो बातें हैं वो हिंदुस्तान में भी आ रही थी। इन अखबारों से हिंदुस्तान में सनसनी फैल रही थी, राजधानी में तहलका मचा हुआ था। तो जो रानी 5,000 रुपये की रेशमी सूट पहनकर पालम के हवाई अड्डे पर उतरेगी, उसके लिए कुछ तो होना ही चाहिए। कि इन खबरों में हिंदुस्तानों में सनसनी फैल रही थी, राजधानी में तहलका मचा हुआ था कि रानी 5,000 रुपये का जो रेशमी सूट पहनकर पालम के हवाई अड्डे पर उतरेगी और उसके लिए कुछ होना तो चाहिए, यानी वो कहाँ पर आएगी, पालम हवाई अड्डे पर आएगी। कुछ क्या, बहुत कुछ होना चाहिए, जिसके बावर्ची पहले महायुद्ध में जान हथेली पर लेकर लड़ चुके हैं, उनकी शान शौकत को क्या कहने। और वह रानी दिल्ली आ रही है। नई दिल्ली ने अपनी तरफ देखा और बेसाख्ता मुंह से निकल गया। बेसाख्ता यानी स्वाभाविक रूप से, वह आए हमारे घर खुदा की रहमत, कभी हम उनको, कभी हम अपने घर को देखते हैं। और देखते देखते नई दिल्ली की काया पलट होने लगी। अब अपना यहाँ से प्रश्न बन रहा है कि दिल्ली की काया पलट क्यों होने लगी। दिल्ली की काया पलट क्यों होने लगी? क्योंकि रानी एलिजाबेथ है वो हिंदुस्तान आ रही थी, और हिंदुस्तान आने के लिए उनकी तरह तरह की तैयारियां हो रही थी, और उनकी जो शानो शौकत में तरह तरह के जो इमारतों पर रंग रोगन करवाए जा रहे थे, सड़कों को ठीक करवाया जा रहा था, वो क्या खाएगी, क्या पहनेगी, इस तरह की जो सारी बातें हैं वो उस पर विचार किया जा रहा था। तो अब यहाँ से अपना जो हमने इतना पैराग्राफ पढ़ा है उसमें से देखिए छोटे छोटे जो प्रश्न अपने बन रहे हैं वो यह है कि जो कहाँ की रानी है वो किसके साथ भारत आ रही थी। तो इंग्लैंड की रानी एलिजाबेथ द्वितीय में अपने पति के साथ हिंदुस्तान आ रही थी। पधारने वाली थी की जगह हम लिखेंगे हिंदुस्तान आ रही थी। और अखबारों में किसकी चर्चा हो रही थी? अखबारों में इसी की चर्चा हो रही थी कि जो इंग्लैंड की रानी है एलिजाबेथ वो अपने पति के साथ हिंदुस्तान के दौरे पर आ रही है। फिर अपना दूसरा प्रश्न यहाँ पर बन रहा है कि रानी जो एलिजाबेथ है वो कहाँ कहाँ का दौरा करने वाली थी, यानी कहाँ कहाँ जाने वाली थी वो। तो यहाँ से अंडरलाइन करेंगे, वह हिंदुस्तान, पाकिस्तान और नेपाल के दौरे पर आने वाली थी। हिंदुस्तान, पाकिस्तान और नेपाल के दौरे पर आने वाली थी। फिर अपना तीसरा प्रश्न बन रहा है छोटा कि इंग्लैंड की महारानी ने हिंदुस्तान से क्या मंगाया था, वो क्या पहनने वाली थी। तो रानी ने एक हल्के नीले रंग का सूट बनवाया था जिसका कपड़ा है वो हिंदुस्तान से मंगाया गया था। इसको भी अंडरलाइन करेंगे आप लोग। फिर रानी जो एलिजाबेथ थी वो कैसा सूट पहनकर आ रही थी और कहाँ पर उतरने वाली थी। तो रानी 5,000 रुपये का रेशमी सूट पहनकर पालम के हवाई अड्डे पर उतरने वाली थी। यहाँ तक अंडरलाइन कर लीजिए। फिर दिल्ली की काया पलट क्यों होने लगी थी, कि जो दिल्ली है वो उसकी काया पलट क्यों होने लगी थी। तो दिल्ली की काया पलट क्यों होने लगी थी, वो इस अर्थ हो जाएगा कि रानी एलिजाबेथ है वो हिंदुस्तान आने वाली थी इसलिए। आगे देखिए, और करिश्मा तो यह था कि किसी ने नहीं कहा
किसी ने किसी को नहीं देखा, पर सड़कें जवान हो गई, बुढ़ापे की धूल साफ हो गई, इमारतों ने नाज़नीनों की तरह श्रृंगार किया। नाज़नीनों यानी जो कोमल स्त्रियां होती हैं, कोमलांगी होती है, उन्हें कहा जाता है। तो कह रहे हैं कि करिश्मा तो यह हुआ कि किसी ने किसी से नहीं कहा कि देखो सड़कें जवान हो गई। सड़कें जवान होने से मतलब है कि जो सड़कें टूटी फूटी थी वो अब क्या हो गई थी, उनको सुधार दिया गया था, उसको नया बनवा दिया गया था। बुढ़ापे की धूल साफ हो गई। बुढ़ापे की धूल साफ होने से मतलब क्या है, जो सड़कें थी जो टूटी फूटी थी, और जिस तरह से एक बुढ़ापे में व्यक्ति जीर्ण शीर्ण हो जाता है, उसका शरीर है वो क्या हो जाता है, रोगग्रस्त हो जाता है, वैसे ही जो हिंदुस्तान की जो सड़कें थी वो टूटी फूटी फूटी थी। लेकिन रानी एलिजाबेथ यहाँ का दौरा करने वाली थी, इसलिए उनको ठीक करवाया गया। इमारतों ने नाज़नीनों की तरह श्रृंगार किया। नाज़नीन यानी जो एक कोमल जैसे स्त्री होती है, वो अपने श्रृंगार करके सुंदर दिखती है, वैसे ही जो पुरानी इमारत थी उन पर रंग रोगन करवाया गया। इमारतों ने नाज़नीनों की तरह श्रृंगार किया। तो इमारतें कैसे श्रृंगार कर सकती है अपना, कि उन पर जो रंग रोगन करवा दिया गया तो वो सुंदर लगने लग गई। लेकिन एक बड़ी मुश्किल पेश थी, वह थी जॉर्ज पंचम की नाक। नई दिल्ली में सब कुछ था, सब कुछ होता जा रहा था, सब कुछ हो जाने की उम्मीद थी, पर जॉर्ज पंचम की नाक बड़ी मुसीबत थी। नई दिल्ली में अब सिर्फ नाक नहीं थी, लेकिन एक बड़ी मुश्किल थी। एक बड़ी मुश्किल क्या थी कि जब अपना भारत देश गुलाम था, उसमें जॉर्ज पंचम थे, वहाँ उनकी जो मूर्ति है वो भारत में लगी हुई थी। तो वहाँ पर क्या थी कि उसमें जॉर्ज पंचम की नाक नहीं थी, यानी जो नाक है वो किसी ने उसकी जो तोड़ दी थी, जो मूर्ति लगी हुई थी। तो जैसे लगाया जाता है, आप देखते हो कि शहरों में किसी भी प्रसिद्ध व्यक्ति की मूर्ति लगाते हैं। तो हमारा देश जब भारत देश गुलाम था, उस समय जॉर्ज पंचम की वहाँ पर मूर्ति लगाई गई थी। तो रानी एलिजाबेथ है वो दौरे पर आने वाली थी, और अब देखा गया कि जॉर्ज पंचम की मूर्ति लगी हुई है, लेकिन उसका नाक है वो टूटा हुआ है, यानी किसी ने उसके नाक को तोड़ दिया। नई दिल्ली में सब कुछ था, सब कुछ होता जा रहा था, यानी नई दिल्ली में सब कुछ और सब कुछ होता जा रहा था, तैयारी होती जा रही थी, सब कुछ हो जाने की उम्मीद थी, पर जॉर्ज पंचम की नाक बड़ी मुसीबत थी। कि सब कुछ हो जाने की उम्मीद थी कि सब कुछ हो जाएगा, लेकिन जॉर्ज पंचम की जो नाक है वो एक बड़ी समस्या बनकर उभरी। नई दिल्ली में सब था, सिर्फ नाक नहीं थी, कि नई दिल्ली में सब कुछ था, सिर्फ नाक नहीं थी। इससे क्या कहना चाह रहे हैं लेखक, कि जो सरकारी तंत्र है उनकी जो बदवासी व स्वाभिमानता, शून्य शून्य मानसिकता को दर्शा रही है। कि जॉर्ज पंचम की नाक के लिए इतने लोग परेशान हो रहे हैं कि सब कुछ है, केवल रानी यहाँ आने वाली है, तो जॉर्ज पंचम की नाक है पर कि नाक नहीं, मूर्ति पर नाक नहीं है। इस नाक की भी एक लंबी दास्तान है। इस नाक के लिए बड़े तहलके मचे थे। किसी वक्त आंदोलन हुए थे आंदोलन हुए थे, राजनीतिक पार्टियों ने प्रस्ताव पास किए थे, चंदा जमा किया था, कुछ नेताओं ने भाषण भी दिए थे, गर्मा गर्म बहसें भी हुई थी, अखबारों के पन्ने रंग गए थे। बहस इस बात पर थी कि जॉर्ज पंचम की नाक रहने दी जाए या हटा दी जाए। और जैसा कि हर राजनीतिक आंदोलन में होता है, कुछ पक्ष में था, कुछ विपक्ष में, और ज्यादातर लोग खामोश थे। खामोश रहने वालों की ताकत दोनों तरफ थी। इस नाक की भी एक लंबी दास्तान है। लेखक बता रहे हैं कि ये जो नाक की जो समस्या है इसकी भी एक लंबी दास्तान है। अपना प्रश्न यहाँ से एक भी बना था कि नई दिल्ली में सब कुछ था, लेकिन क्या नहीं था, या फिर ऐसे हो सकता है कि एक सबसे बड़ी मुश्किल क्या आ गई थी, रानी एलिजाबेथ जब भारत का दौरा करने वाली थी, एक सबसे बड़ी मुश्किल क्या आ गई थी, कि सबसे बड़ी मुश्किल ये आ गई थी कि जॉर्ज पंचम की जो मूर्ति लगी हुई थी उस पर नाक नहीं था, यानी उसकी नाक टूटी हुई थी। तो कह रहे हैं कि किसी वक्त आंदोलन हुए थे, कि इस नाक के लिए बड़े तहलके मचे थे, और उस वक्त आंदोलन भी हुए थे, कि आंदोलन भी हुए थे कि जॉर्ज पंचम की जो मूर्ति है उस पर का नाक टूटा हुआ है। राजनीतिक पार्टियों ने प्रस्ताव पास किए थे।
कि जो राजनीतिक पार्टियां हैं उन्होंने जार्ज पंचम की नाक लग जाने के लिए प्रस्ताव भी पास किए और चंदा भी जमा किया कि उनकी मूर्ति को नाक लगवा दी जाए। इसके लिए चंदा भी जमा किया गया। कुछ नेताओं ने इस पर भाषण भी दिए थे। गर्मा गर्म बहस भी हुई थी। आप जानते हो कि किसी भी प्रस्ताव को जब पारित किया जाता है तो उसमें जो पक्ष होते हैं और विपक्ष होते हैं वो अपना अपना मत रखते हैं और किसी बात को लेकर जो उसमें जो विपक्षी पार्टी होती है वह जो पक्ष के लोग हैं, सत्ता पक्ष के जो लोग हैं वो प्रस्ताव रखते हैं और वो उनको पसंद नहीं आता है तो आपस में गर्मा गर्म बहस होती है। तो कह रहे हैं कि उस वक्त गर्मा गर्म बहस भी हुई थी। अखबारों के पन्ने रंग गए थे। अखबारों के पन्ने रंगने से मतलब है कि अखबारों में ये रोज न्यूज छपती थी, ये रोज समाचार प्रकाशित होते थे कि इसके लिए क्या किसने क्या कहा, इसके लिए क्या प्रयास चल रहे हैं। इस तरीके के समाचार है वो रोज समाचार पत्रों में छपते थे। बहस इस बात पर थी कि जॉर्ज पंचम की नाक रहने दी जाए या हटा दी जाए। बहस इस बात पर थी कि जॉर्ज पंचम की नाक है वो रहने दी जाए या हटा दी जाए। और जैसा कि हर राजनीतिक आंदोलन में होता है, कुछ पक्ष में थे कुछ विपक्ष में और ज्यादातर लोग खामोश थे कि कोई भी पार्टी हो, कोई भी जिसने सत्ता बना रखी हो उसमें पक्ष भी होता है विपक्ष भी होता है। तो कुछ तो पक्ष में थे कुछ विपक्ष में थे और ज्यादातर जो लोग थे वो खामोश थे यानी चुपचाप थे। वो तो ना तो पक्ष में बोल रहे थे ना विपक्ष में बोल रहे थे, वो चुपचाप थे। और जो चुपचाप होते हैं उनको दोनों तरफ के जो पक्ष और विपक्षी पार्टियां होती है उन्हें अपना मानती है कि ये चुप है कुछ नहीं बोल रहे हैं, इसका मतलब ये हमारे साथ हैं। यह आंदोलन चल रहा था। जॉर्ज पंचम की नाक के लिए हथियारबंद पहरेदार तैनात कर दिए गए। क्या मजाल कि कोई उनकी नाक तक पहुंच जाए। हिंदुस्तान में जगह जगह ऐसी नाकें खड़ी थी और जिन तक लोगों के हाथ पहुंच गए उन्हें शानो शौकत के साथ उतारकर अजायब घरों में पहुंचा दिया गया। कहीं कहीं तो शाही लाटों की नाकों के लिए गुरिल्ला युद्ध होता रहा कि इसमें कह रहे हैं लाटों के लिए यानी खंबा मूर्ति के लिए। लाटो यानी खंभों के लिए, जो जो खंबे पे जो मूर्ति लगाई जाती है ना उसके लिए आया है लाटो के लिए। कि यह आंदोलन चल रहा था कि जॉर्ज पंचम की नाक के लिए हथियारबंद पहरेदार तैनात कर दिए गए। कि यह आंदोलन जब चल रहा था तो जॉर्ज पंचम की जो नाक के लिए वहां पर हथियार रख करके और वहां पर जो सिपाही है वो खड़े कर दिए कि इनकी रक्षा कीजिए। और क्या मजाल था कि कोई उनकी नाक तक पहुंच जाए। फिर ऐसी कोई मजाल नहीं था कि जॉर्ज पंचम की मूर्ति की तक कोई पहुंच जाए क्योंकि वहां पर सिपाहियों को तैनात कर दिया गया था। हिंदुस्तान में जगह जगह ऐसी नाकें खड़ी थी कि हिंदुस्तान में जगह जगह ऐसी नाकें खड़ी थी यानी जगह जगह ऐसी मूर्ति लगी हुई थी जो हमें ऐसे दर्शाती थी कि भारत गुलाम अभी भी है, क्योंकि विदेशी शासकों की मूर्तियां हैं वो भारत में अभी भी लगी हुई थी। और जिन तक लोगों के हाथ पहुंच गए उन्हें शानो शौकत के साथ उतार कर अजायब घरों में पहुंचा दिया गया। और जिन जिन लोगों के जो लोगों के हाथ पहुंच गए यानी जो वहां तक पहुंच गए उन्हें शानो शौकत के साथ उतार कर अजायब घरों में पहुंचा दिया गया। अजायब घर क्या होते हैं? अजायब घर जहाँ पर कोई भी जो पुरानी चीजें हैं वो रखी जाती है उसे हम कहते हैं अजायब घर। जिसमें प्राचीन और जो अद्भुत दुर्लभ वस्तुएं होती है वो रखी जाती है, उनका प्रदर्शन किया जाता है, वो अजायब घर होता है। और गुरिल्ला युद्ध यानी गुरिल्ला युद्ध किसे कहते हैं? जो छापामार युद्ध प्रणाली है जैसे शिवाजी करते थे उसे कहते हैं गुरिल्ला युद्ध। तो वो कह रहे हैं कि जिन लोगों के हाथ पहुंच गए कि मतलब विदेशी शासकों की जो मूर्तियां लगी हुई थी और जिन जिन के हाथ में वो मूर्तियों पड़ गई यानी जिनको जैसे मौका मिला तो उन्होंने अजायब घर में पहुंचा दिया कि ये दुर्लभ वस्तुएं हैं, बहुत ही कम देखने को मिलती है, तो उन्हें वहां पर प्रदर्शन के लिए रख दिया गया। शाही लाटों की नाकों के लिए गुरिल्ला युद्ध होता रहा कि जो शाही लाटे यानी खंबे हैं उनके लिए गुरिल्ला युद्ध होता रहा यानी छापामार युद्ध होता रहा। तो स्टूडेंट आज हमारी जो क्लास का टाइम है वो ओवर हो गया है। आप अपनी जो चैप्टर है इसको दोबारा पढ़ेंगे
इसको रीड करेंगे जितना मैंने पढ़ा दिया है, और कुछ समझ में नहीं आया है तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। पूछना है किसी को? नवीन, ऋषभ, स्नेहा, यस मैम। पूछना है बेटा किसी को, ये दोबारा चैप्टर को रीड करना, ठीक है ना? नो मैम। हाँ, नो मैम। अरे मैम ऐसे बोल रहे हैं, कुछ नहीं पूछना। अच्छा, मैं सोची कि ऐसे कह रही है कि नहीं पढ़ूंगी। ठीक है बेटा। मैम ऐसे थोड़ी कहेंगे। हाँ, ठीक है बेटा।